तो कैसे हो मेरे 12th कॉमर्स के भाई बहनों। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एग्जाम की पूरी तैयारी करवाऊंगा। मैंने आपको 2 चैप्टर की पूरी तैयारी करवा दी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। अब हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की, मनी एंड इन्फ्लेशन की। इस चैप्टर को जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं आपको 2 और 5 मार्क्स के सारे आईएमपी क्वेश्चंस करवाते जाऊंगा। बोर्ड आपको किस तरीके से सवाल पूछी है वो बताऊंगा, और उसका आपको कैसे और कितना आंसर लिखना है वो सब बताऊंगा। तो पहला जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसकी मीनिंग बताना है। तो ये जो बार्टर सिस्टम है, यहाँ से बोर्ड आपको 5 मार्क्स का सवाल पूछेगी। मैंने यहाँ पे जितना भी आंसर लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सब लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको बोर्ड इस टॉपिक से 5 मार्क्स देगी। अब डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ बार्टर सिस्टम इज इन विच पीपल एक्सचेंज गुड्स और सर्विस डायरेक्टली विदाउट यूजिंग मनी। बिना पैसों के हम लोग सामान और सर्विस का एक्सचेंज कर रहे हैं, सामान और सर्विस के बदले। नहीं समझ में आया? एग्जांपल देखो। अ फार्मर गिव राइस टू अनदर पर्सन। एक फार्मर ने राइस दे दिया एक इंसान को, और उस इंसान ने बदले में फार्मर को व्हीट दे दिया। एग्जाम्पल क्या था? फार्मर ने एक इंसान को राइस दिया और उस इंसान ने फार्मर को व्हीट दे दिया। तो यहाँ पे मनी नहीं लगा, बट चीजों का एक्सचेंज हुआ। राइस के बदले व्हीट मिल गया, व्हीट के बदले राइस मिल गया। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बिना पैसों के चीजों का लेन देन करने के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो ये हो गया प्रोडक्ट वाला बार्टर सिस्टम। अब सर्विस वाला बार्टर सिस्टम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाई क्या हो गई? सर्विस हो गई। आप लोग 12th में हो, तो मैंने आप लोगों के साथ एक डील की कि आपको मैं पूरा 12th पढ़ा दूंगा। जब 12th खत्म हो जाएगा तो बदले में मुझे 25 किलो राइस दे देना। तो ये सर्विस के बदले में मैंने आपसे क्या मांग लिया? 25 किलो राइस। तो ये भी क्या कहलाएगा? बार्टर सिस्टम। अब एडवांटेज पढ़ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड आपको 5 मार्क्स का सवाल पूछ रही है तो थोड़ा सा आंसर बड़ा करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने एडवांटेज भी डाल दिया है। एडवांटेज ऑफ द बार्टर सिस्टम, सिंपल सिस्टम। बार्टर सिस्टम वाला जो सिस्टम है वो बहुत सिंपल है। कैसे? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, नो नीड फॉर मनी। एक इंसान को व्हीट चाहिए, एक इंसान को राइस चाहिए, दोनों ने एक दूसरे के साथ डील कर ली, सिंपली उनका एक्सचेंज हो गया, पैसे जैसी किसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है। यूजफुल इन कैशलेस इकोनॉमी। मान लो कि एक दुनिया है जहां पे पैसा ही नहीं है, फिर लोगों को अगर एक्सचेंज करना होगा तो वो कौन सा सिस्टम यूज करेंगे? बार्टर सिस्टम। हेल्प पीपल ट्रेड इवन व्हेन कैश इज अनअवेलेबल। पीपल को अगर ट्रेड करना है बिना पैसों के तो वो कौन सा सिस्टम अपनाएंगे? बार्टर सिस्टम का सिस्टम अपनाएंगे। अब आगे देखने जा रहे हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। अब ये क्या है उसको जानते हैं। As population, industries and cities grew and people began to specialize in different kind of work, the barter system become difficult to use. ध्यान देना, मैं आपके दिमाग में डालने जा रहा हूँ। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमारे दुनिया में फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, हमारे दुनिया में शहर बड़े होते गए, और लोगों ने अलग अलग प्रोफेशन अपना लिया, अलग अलग टाइप के काम अपना लिए। तो जैसे पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, सिटीज और लोगों ने अलग अलग तरीके के काम अपना लिए, तो लोगों की डिमांड बढ़ती गई। जब लोगों की डिमांड बढ़ती गई तो वहां पे बार्टर सिस्टम एक्सचेंज करने में फेल होता गया। तो ये था आपका लिमिटेशंस। आगे अगर आपको और बड़ा करके आंसर लिखना है तो मैंने वो भी दिया हुआ है। मेन लिमिटेशंस, 3 मेन लिमिटेशंस हैं। लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग वैल्यू। भैया कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने समझाया कहाँ? थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान देते रहो, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाता हूं। अब पहला वाला जो है उसको देखते हैं। बोथ पार्टीज में नॉट नीड ईच अदर गुड्स। यहाँ पे हम लोग ना एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अमित है और उसके अगेंस्ट में है सुमित। अमित के पास है राइस और उसको बदले में चाहिए शूज। वो गया सुमित के पास, उसने बोला सुमित तू राइस ले ले और बदले में मुझे शूज दे देना। तो सुमित ने बोला अमित मेरे पास शूज नहीं है, मेरे पास घी है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दोनों पार्टी का जो वांट है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर पा रहा है, तो एक्सचेंज करने में दिक्कत आएगी। दूसरा लिमिटेशंस क्या है उसके ऊपर देख लेते हैं। डिफिकल्ट इन स्टोरिंग वैल्यू। पेरिसेबल गुड्स लाइक फूड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। अब पहले के जमाने में फार्मर जो है वो खेती करते थे, और खेती का जो भी वो क्रॉप उगाते थे उन सारी चीजों को हम बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे।
तो अगर हम लोगों को फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो जो हमारे पास आइटम्स हैं जैसे कि फूड है, क्रॉप है, ये सब बर्बाद हो जाएंगे। तो फ्यूचर में हम लोग कोई भी चीज को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। ये भी एक डिफिकल्टी आ रही थी बार्टर सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो हमारे पास सामान था वो बिगड़ जाएगा, हम लोग फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करके एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग वैल्यू। समझो, नो कॉमन मेजर टू कंपेयर वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स। ठीक है, आज के जमाने में वापस आ जाओ। आज अगर आपको 1 पेयर ऑफ शूज चाहिए तो आप मार्केट में जाओगे तो दुकानदार आपको बोलेगा कि भैया 1000 रुपए जोड़ी ये जूता है। बट जब बार्टर सिस्टम था दुनिया के अंदर, तो अगर आपको 1 पेयर ऑफ शूज चाहिए तो उसके बदले कितना घी देना पड़ेगा, कितना वीट देना पड़ेगा, कितना राइस देना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं थी दुनिया में। तो चीजों को मेजर करने में भी दिक्कत आ रही थी बार्टर सिस्टम के अंदर। ये तीसरा लिमिटेशंस है। आगे क्या टॉपिक है उसको जानते हैं हम लोग। द फॉलोइंग आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। अब हम लोगों को बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस बताने हैं। तो बोर्ड यहाँ से आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ रही है, किस तरीके से पूछी है उसको देख लेते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। हमको बोर्ड को 2 मार्क्स के लिए बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस बताने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आंसर लिखा हुआ है वो थोड़ा आपको बड़ा लग सकता है, क्योंकि मैंने उसके अंदर एग्जाम्पल ऐड किया हुआ है। आप चाहो तो एग्जाम्पल निकाल देना लिखते टाइम एग्जाम में, तो आंसर छोटा हो जाएगा। अभी आप समझ लो एग्जाम्पल, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अभी देखो, पहला है इशू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट। कितना बड़ा वर्ड लग रहा है, कितना भारी वर्ड लग रहा है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, समझाता हूँ। It was not easy to find two people who wanted each other's goods or service at a same time. This is called the problem of mutual adjustment of want. बहुत ध्यान से समझना एग्जाम्पल को, आपको समझ में आ जाएगा। रमेश है, उसके पास है राइस। वो सुरेश के पास गया और उसने बोला कि भैया ये जो राइस है ये तू ले ले और मुझे बदले में शूज दे दे। तो सुरेश ने रमेश को बोला कि रमेश मेरे पास शूज नहीं है, मेरे पास क्या है, घी। तो रमेश को चाहिए क्या था, शूज। और वो किसके पास गया, सुरेश के पास। पर सुरेश ने बोला कि भैया मेरे पास शूज नहीं है, मेरे पास घी है। तो यहाँ पे रमेश की जो वांट थी वो पूरी नहीं हुई। इसी को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट। हमेशा दोनों पार्टी की एडजस्टमेंट पूरी नहीं होगी। एक इंसान को जो चाहिए वो दूसरे इंसान को भी चाहिए हो, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट, और ये बार्टर सिस्टम का पहला लिमिटेशन था। अब जो दूसरा लिमिटेशन है ये काफी आसान है, आप आसानी से समझ जाओगे। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। गुड्स लाइक व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स स्पॉइल और रॉट विथ टाइम, सो दे कैन नॉट बी स्टोर एज अ वेल्थ। हम लोग आज के जमाने में पैसे को स्टोर कर लेते हैं और 20 साल बाद उस पैसे को निकाल के यूज में ले लेते हैं। बट पहले ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों? जैसे लोगों के पास होता था व्हीट, राइस, वेजिटेबल, ये सारी चीजें खराब हो जाती हैं, तो हम लोग इनको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। पीपल कुड नॉट सेव देयर गुड सेफली फॉर द फ्यूचर। ये सारी चीजों को आप फ्यूचर के लिए थोड़ी सेव करके रख सकते हो, ये 1-2 महीने में खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं आपको कोई भी एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट काफी इजी है। आप सबको पता है कि वेजिटेबल जैसी चीजें खराब हो जाएंगी तो फ्यूचर के लिए आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हो, तो आपके पास फ्यूचर में कोई भी वेल्थ नहीं बचेगा। अब तीसरा जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग वैल्यू। नापने में भी दिक्कत आ रही थी, उसको समझते हैं। देयर वॉज नो कॉमन यूनिट टू मेजर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स। यहाँ पे याद रखना, नो कॉमन यूनिट। इट वॉज हार्ड टू से हाउ मच वन थिंग वॉज वर्थ कंपेयर टू अनदर। एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक फार्मर है, वो फार्मर ने काऊ को बेचा, है ना। तो उसने जिस भी ट्रेडर को बेचा, वो ट्रेडर ने बोला कि आपके काऊ के बदले में मैं आपको कितने बनानास दे दूं। तो फार्मर बोला ये क्या है, मैं आपको नहीं बेचूंगा। फिर वो लेके गया अपनी काऊ को दूसरे ट्रेडर के पास। उस ट्रेडर ने बोला मैं आपको काऊ के बदले में कितना घी दे दूं। वो बेचारा फार्मर वापस परेशान हो गया। फिर उसने क्या किया, वो ट्रेडर बदल दिया। वो ट्रेडर 3 के पास गया। उसने बोला कि ऐसा करता हूं, मैं आपके काऊ के बदले में आपको 50 kg राइस दे देता हूं। तो फार्मर ने बोला नहीं यार,
ऐसा थोड़ी होगा यार, मेरी काव इतनी बड़ी है, आप सिर्फ उसको 50 केजी राइस में निपटा दे रहे हो। तो पहले के जमाने में हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि जो भी हम प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं उनके बदले में कितनी चीजें लेनी है। मतलब मान लो कि अगर 1 केजी घी हमने बेचा तो उसके बदले में कितना राइस लें, कितना वीट लें, ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? क्योंकि हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था सामान को बेचने के लिए। आज के ज़माने में हम लोगों को 1 किलो घी चाहिए तो हम जाएंगे 600 से 800 रुपये देंगे, हमको 1 केजी घी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं मनी। तो यहाँ पे मैंने आपको लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम करवा दिया और 2 मार्क्स में कितना लिखना है वो भी आप जान गए होंगे, क्योंकि आप पढ़ते जा रहे हो। जितनी लाइन को मैंने अंडर किया है उतने को ही आपको 2 मार्क्स के लिए लिख देना है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है जिसके अंदर से बोर्ड आपको 5 मार्क्स का सवाल पूछेगी। Origin and development of the concept of money. Explain the origin and development of the concept of money. हम लोगों को ये बताना है कि मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ 5 मार्क्स के लिए बोर्ड को। यहाँ पे जो मैंने 2 लाइन लिखी हुई है उसको देखो। इनिशियली इन द बार्टर सिस्टम पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली। ये लाइन आप स्टार्टिंग में लिख देना तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब आगे देखो, यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेट तरीके से लिखा हुआ है, तो ध्यान देना। पहला, यूज ऑफ एनिमल एज मनी। शुरुआती दौर में एनिमल को एज अ मनी यूज किया गया। पढ़ते हैं हम लोग। इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी एनिमल लाइक काउ, बफेलो एंड हॉर्सेस वर यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। हम लोग शुरुआती दौर में एनिमल को एक्सचेंज करते थे अपने लिए दूसरा सामान खरीदने के लिए। मान लो मुझे 25 किलो राइस चाहिए तो मैं अपना घोड़ा बेच दूंगा। मान लो मुझे 25 किलो वीट चाहिए तो मैं अपना गधा बेच दूंगा। तो हम लोग जानवरों को यूज कर रहे थे एज अ एक्सचेंज। ठीक है, आगे देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या आया। However, animal are mortal. They can get sick, injured or died. So it was not safe to store wealth in this form. अब सबको पता है कि एनिमल बीमार होंगे, इंजर्ड हो जाएंगे और मर जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने एनिमल को एज ए एक्सचेंज करना बंद कर दिया था। तो आगे हमने क्या अडॉप्ट किया? तो हमने यूज किया कॉइन्स को। इसके बारे में पढ़ते हैं। लेटर पीपल स्टार्टेड यूजिंग वैल्यूएबल मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर टू मेक कॉइन। धीरे धीरे इंसानों ने मेटल से कॉइन बनाना शुरू किया। अब मेटल में क्या यूज कर रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीजों का यूज करके कॉइन बनाया। दिस कॉइन बिकम अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विस। और इन्हीं कॉइन्स को देकर लोग एक्सचेंज करने लगे। मतलब मुझे 25 किलो चावल चाहिए तो मैंने सिल्वर के 5 कॉइन दे दिए। तो अब हम लोग यूज कर रहे थे कॉइन को एज अ एक्सचेंज वैल्यू। पहले जानवरों को किया पर वो मर जाते थे, उसके बाद हम क्या लेके आए? कॉइन को। पर कॉइन के अंदर भी डिफिकल्टी आने लगी। वो क्या आने लगी? बट कॉइन वर यूज ओनली इन लिमिटेड रीजन और किंगडम। जो भी इंसानों ने कॉइन बनाया वो सब जगह नहीं चल रहा था, दुनिया के किसी किसी जगह पे चल रहा था। मान लो मैं गया चाइना के अंदर और मैंने वहां पे 5 सिल्वर की कॉइन दी, तो चाइनीज लोगों ने बोला कि ये जो आपकी सिल्वर की कॉइन है ये हमारे इधर नहीं चलती है। तो इसके अंदर भी प्रॉब्लम आने लगी। किसके अंदर? कॉइन को एक्सचेंज करने के अंदर भी। ये सारी चीजें होती रही पर इंसान आगे बढ़ता रहा। अब क्या हो गया है? बिगनिंग ऑफ मॉडर्न मनी। अब मॉडर्न मनी आ गई। अब वो क्या है उसको समझते हैं। विथ डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेड एक्सपांडेड बिटवीन सिटीज एंड कंट्री। अब दुनिया के अंदर फैक्ट्री डलने लगी, सारी दुनिया गुलामी से बाहर आ गई, सबने अपना अपना देश बना लिया। तो उससे हुआ क्या कि पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ बिजनेस करने लगी। अब बिजनेस करने का जो एरिया है वो बड़ा हो गया। इसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ? मॉडर्न मनी। मॉडर्न मनी हम लोग किसको बोलते हैं? पेपर नोट को, और आज के टाइम पे डिजिटल फॉर्म को। अगर आज के टाइम पे हम लोगों को एक्सचेंज करना है तो हम लोग किसका सहारा लेते हैं? रुपी नोट का सहारा लेते हैं, बैंक अकाउंट का सहारा लेते हैं, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसके अंदर क्या है? बैंकिंग सिस्टम। तो मॉडर्न मनी के अंदर जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो निभा रहा होता है वो है बैंकिंग सिस्टम। जब बैंकिंग सिस्टम आया तो हमारे लिए मनी को स्टोर करना, ट्रांसफर करना और सेव करना इजी हो गया।
तो मॉडर्न मनी कौन कौन सी है? ये सारी चीजें, रुपीस नोट, बैंक अकाउंट और ऑनलाइन ट्रांसफर, ये सारी चीजें हम लोग कर किससे रहे हैं? बैंकिंग सिस्टम से कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम आने से पैसे को स्टोर करना, ट्रांसफर करना, सेव करना सब आसान हो गया। तो इस तरीके से मनी जन्म लिया और आगे बढ़ता जा रहा है। आज के जमाने में जो मनी चल रही है, जरूरी नहीं है कि 100 साल बाद वही सिस्टम चलेगी मनी का। इंसान आगे बढ़ता जाएगा, मनी का एक्सचेंज करने का सारा सिस्टम बदलता जाएगा, ये भी दिमाग में रख के चलो। अब आगे जो टॉपिक है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। हम लोगों को मनी का मीनिंग और उसका फंक्शन बताना है। तो यहाँ पे बोर्ड आपको पूछेगी डिफाइन मनी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी, राइट इन शॉर्ट। बोर्ड इस सेक्शन से आपको 2 मार्क्स का इस तरीके का सवाल पूछेगा, उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। तो मनी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो यहाँ पे जो पहला वर्ड लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्टसन, मनी इज व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विस। बहुत सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। आप दुबई गए, आपने वहां पे फोन खरीदा और आपने बदले में मनी दे दी। आप यूरोप में गए, आपने वहां पे सैमसंग का फोन खरीदा, आपने बदले में मनी दे दिया। आप इंडिया में आए, आपने यहाँ पे एक कार खरीदी, आपने बदले में पैसा दे दिया। वो एक ऐसी चीज जो हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, जब आप गुड्स और सर्विस लेने जाते हो हम लोग उसको बोलते हैं मनी। तो दुनिया में हर कोई इंसान एक चीज को एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है और वो चीज ले लेता है, आपको बदले में गुड्स और सर्विस दे देता है। तो वो चीज जो ले लेता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मनी। समझ में आया मनी क्या है? यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इन सिंपल टर्म्स मनी इज एनीथिंग एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विस। जो मैंने आपको आगे सब समझाया उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ मनी। अब फंक्शन ऑफ मनी, 2 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या लिखना है? तो फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ स्टोर वैल्यू, एज अ मेजर वैल्यू। फिर आगे क्या क्वेश्चन ने बोला था 2 मार्क्स के लिए, वो देख लेते हैं, राइट इन शॉर्ट। तो यहाँ पे आपने ये जो डेफिनेशन लिखी और ये जो फंक्शंस थे, आपको 2 मार्क्स के लिए इतना ही लिखना है। अब बोर्ड आपको इस सेक्शन से 5 मार्क्स का भी सवाल पूछे कि डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन। ये जो लिखा था उसको तो लिखना ही है। अब ये जो फंक्शंस हैं हम लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला जो फंक्शन है मनी का, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, समझते हैं। अब देखो, इसको समझने के पहले एक और चीज ध्यान दो, यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगी, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मनी का जो फंक्शन है उसके अंदर जो पहला फंक्शन है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको 2 मार्क्स के लिए बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो चलो समझ लेते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। मनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एक्सचेंज होना। मनी हेल्प पीपल बाय सेल गुड्स एंड सर्विस इजीली। पैसा जब दुनिया में आया तो उसने बेचना और खरीदने वाले सिस्टम को काफी आसान कर दिया। अ पर्सन कैन स्पेंड मनी टू फुलफिल प्रेजेंट नीड और सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड। एक इंसान पैसे को खर्च करके अपनी नीड को पूरा कर सकता है और पैसे को सेव करके अपनी फ्यूचर की नीड को भी पूरा कर सकता है। एग्जांपल देखते हैं, रवि बाय वेजिटेबल यूजिंग मनी एंड सेव सम मनी टू बाय क्लोथ नेक्स्ट वीक। मान लो रवि है, उसके पास पैसा था तो उसने वेजिटेबल को खरीद लिया, तो उसकी जो भूख है वो मिट गई। उसके बाकी जो बचे हुए पैसे थे उसने उसको जमा कर दिए। क्यों? क्योंकि अगले महीने वो नेक्स्ट वीक में वो उससे कपड़े खरीद लेगा। तो मनी का सबसे बड़ा काम है एक्सचेंज होना। अब जो सेकेंड फंक्शन है मनी एज अ स्टोर वैल्यू, इसको पढ़ लेते हैं। मनी कैन बी सेव्ड एंड यूज लेटर टू बाय गुड्स एंड सर्विस। जब से दुनिया के अंदर मनी आया तब से हम लोग उसको सेव कर सकते हैं और हम लोग उसी सेव किए हुए पैसे को बाद में यूज करके अपने लिए प्रोडक्ट और सर्विस खरीद सकते हैं। अनलाइक एनिमल और क्रॉप विच कैन बी डाई और स्पॉइल, मनी डज नॉट लूज वैल्यू इजिली। पहले जमाने में हम लोग गाय भैंस बकरियों को स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मर जाते थे। फार्मर जो क्रॉप उगाता था उसको भी हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो खराब हो जाएगा। बट ये सारी प्रॉब्लम को मनी ने सॉल्व कर दिया। हम लोग मनी को सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए क्योंकि मनी खराब नहीं होगा। इट अलाउ पीपल टू सेव वेल्थ फॉर फ्यूचर नीड एंड सपोर्ट बोरोविंग, लैंडिंग एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट। मनी जब आया जिसकी वजह से हम लोग वेल्थ को फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं, उधारी वाला सिस्टम हो गया, इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाला सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें भी पॉसिबल हुई किसकी वजह से? मनी की ही वजह से। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी जब से आया तब से हम लोग चीजों की वैल्यू को मेजर इजीली कर सकते हैं।
मनी हेल्प टू मेजर एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। मनी की वजह से ही हम लोग किसी भी गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं और एक दूसरे गुड्स और सर्विस के साथ वैल्यू को कंपेयर भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अंडर द बार्टर सिस्टम इट वॉज कंफ्यूजिंग टू नो हाउ मच ऑफ वन आइटम इक्वल अनदर। जब बार्टर सिस्टम चल रहा था तो हम लोगों के दिमाग में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि किस सामान के बदले हम लोग कितना कौन सा सामान एक्सचेंज करें। क्या बोला मैंने? किस सामान के बदले कितना और कौन सा सामान एक्सचेंज करें, ये प्रॉब्लम आ रही थी मेजर करने में बार्टर सिस्टम के अंदर। मनी इंट्रोड्यूस अ प्राइस सिस्टम मेकिंग इट इजियर टू डिसाइड एंड कंपेयर। मनी जब से आया तब से एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस सिस्टम। इसकी वजह से हर चीज की वैल्यू को मेजर करना आसान हो गया और उनकी वैल्यू को कंपेयर करना भी आसान हो गया। अब हम लोग एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर बार्टर सिस्टम वाला सिस्टम था तब 20 केजी वीट के बदले में कितना राइस देना है किसी को नहीं मालूम था। 1 मीटर कपड़े के बदले में कितना घी देना है किसी को नहीं पता है। पर जब से मनी आया तब से 1 केजी अगर आपको वीट चाहिए तो 40 रुपए दे दो, 1 केजी अगर आपको राइस चाहिए तो 50 रुपए दे दो, आपको अगर 1 केजी घी चाहिए तो 600 रुपए दे दो। तो मनी की वजह से प्राइस आया जिसकी वजह से सबकी वैल्यू लगाना आसान हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको फंक्शन ऑफ मनी पूरा डिटेल में समझा दिया। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी के अंदर बोर्ड आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों का सवाल पूछ रही है। तो 2 मार्क्स के लिए जब आपको सवाल पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? राइट द टाइप्स ऑफ मनी। तब आपको ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इतना ही समझाना है। क्या क्या है टाइप्स ऑफ मनी? कॉमोडिटी मनी, एनिमल मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, बैंक मनी, प्लास्टिक मनी, ये सारे टाइप्स ऑफ मनी है। आपका 2 मार्क्स के लिए इतना आंसर काफी है। अब जब बोर्ड यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का सवाल पूछेगी तब आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन है और कैसे लिखना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द मार्शल एंड रॉबर्टसन, ऑल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मनी। देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द मार्शल एंड रॉबर्टसन, ये आप टेक्स्ट बुक के अंदर देख लेना। तो उन्होंने जो बोला है आपको एज इट इज वही लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। आप टेक्स्ट बुक में जाना, रॉबर्टसन और मार्शल ने जो बोला है मनी के बारे में, टाइप्स ऑफ मनी के बारे में, वो चीजें वहां पे से देखना, पढ़ना और लिख देना। अब मैं आपको बता देता हूं टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। तो कॉमोडिटी मनी क्या होती है? गुड्स दैट हैव देयर ओन वैल्यू आर यूज एज मनी। एग्जांपल देखना, सॉल्ट, ग्रेन, गोल्ड यूज फॉर एक्सचेंज। हम लोग सॉल्ट के बदले में गोल्ड ले रहे हैं, ग्रेन के बदले में गोल्ड ले रहे हैं, ये सब क्या कहला गए? कॉमोडिटी मनी। आगे एनिमल मनी। एनिमल वर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन एशियंट एग्रीकल्चर सोसाइटी। एग्जाम्पल देख लो, काउ, बफेलो, हॉर्स एक्सचेंज फॉर गुड्स। हम लोग सामान के बदले में जब जानवरों को बदल रहे थे, हम लोग उस सिस्टम को बोलेंगे एनिमल मनी। आगे मेटल मनी। कॉइन्स मेड फ्रॉम मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर यूज फॉर ट्रेड। धंधा करने के लिए, ट्रेड करने के लिए हम लोगों ने कॉइन का इस्तेमाल किया। वो कॉइन किससे बने थे? गोल्ड, सिल्वर और कॉपर से। गोल्ड कॉइन और कॉपर कॉइन इन एशियन किंगडम्स। पुराने जमाने में गोल्ड और कॉपर के कॉइन यूज करके इंसान बिजनेस करता था, तो हम लोग ऐसे मनी को बोलते हैं मेटल मनी। अब आ गया पेपर मनी। करेंसी नोट इशू बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। किसी भी देश की गवर्नमेंट ने और सेंट्रल बैंक ने जो भी नोट इशू किया हुआ है, हम लोग उसको बोलते हैं पेपर मनी। रुपी नोट यूज इन डेली ट्रांजेक्शन। इंडिया के अंदर हम लोग रुपी की नोट को यूज करते हैं रोज कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए, मतलब सब्जी, दाल, दूध, सब कुछ खरीदने के लिए हम लोग रुपी नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे मनी को हम लोग बोलते हैं पेपर मनी। क्या याद रखना है कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इसको इशू करती है। फिर आया बैंक मनी। मनी डिपॉजिट इन बैंक यूज थ्रू चेक, ड्राफ्ट और ऑनलाइन ट्रांसफर। जो भी पैसा हमने बैंक के अंदर जमा किया है, फिर उस पैसे को हम लोग चेक, ड्राफ्ट और ऑनलाइन तरीके से इस्तेमाल में ले रहे हैं, तो ऐसे पैसे को हम लोग बोलते हैं बैंक मनी। एग्जांपल, पेइंग बिल बाय बैंक ट्रांसफर और चेक। आजकल हम लोग अपना बिल भरते हैं ना बैंक से, मतलब अपने ऐप में जाते हैं और लाइट बिल भर देते हैं, तो ये किस टाइप का मनी है? बैंक मनी। अब आ गया प्लास्टिक मनी। कार्ड इशू बाय बैंक फॉर इजी ट्रांसफर। आप सबको पता है यहाँ पे बात हो रही है क्रेडिट और डेबिट कार्ड की। हम लोग आज के टाइम पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूज करके शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऐसी मनी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक मनी। तो मनी एंड इन्फ्लेशन के अंदर से हम लोगों ने मनी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। तो यहाँ से बोर्ड आपको 5 मार्क्स का ही सवाल पूछेगी। Define and explain meaning of inflation. What are the leading causes of inflation? Define inflation and explain its characteristic. तो ये 2 सवाल आपको इस सेक्शन से बोर्ड 5 मार्क्स के लिए पूछेगी, ध्यान देना। Inflation means a continuous rise in the general price level of goods and service in an economy. क्या बोला गया?
किसी भी चीज का अगर लगातार दाम बढ़ता रहेगा तो हम लोग उस चीज के दाम को इन्फ्लेशन काउंट करेंगे, महंगाई काउंट करेंगे। एग्जांपल देता हूं कि आप लोग जब छोटे थे तो आप लोग पेट्रोल का कुछ और प्राइस देख रहे थे। आज आप देख रहे हो कि पेट्रोल का प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग इस सिचुएशन को, पेट्रोल के प्राइस को हम लोग बोलेंगे कि उसके अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है। अभी मान लो कि कोरोना आया था, आप सबको भी पता होगा, तो कोरोना के अंदर मास्क और सैनिटाइजर का दाम बढ़ रहा था, तो हम लोग उसको इन्फ्लेशन नहीं गिनेंगे। किसी भी चीज का लगातार प्राइस बढ़ते रहेगा तब हम लोग उसको इन्फ्लेशन की कैटेगरी में डालेंगे, ये दिमाग में डाल के चलो। तो अब अगर इन्फ्लेशन होगा तो उससे क्या हो रहा है उसको देखते हैं। एज प्राइस इंक्रीज द वैल्यू परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज। याद रखना कि आपके पैसे की वैल्यू नीचे गिर रही है और आपकी परचेसिंग पावर नीचे गिर रही है। तो परचेसिंग पावर क्या होती है, बुरा मत मानना, समझाने के लिए बोल रहा हूं, खरीदने की औकात को हम लोग बोलते हैं परचेसिंग पावर। अब हम लोग समझते हैं कि खरीदने की औकात और पैसे की वैल्यू कब नीचे गिर जाती है। लास्ट ईयर 100 रुपए से हम लोग 5 kg राइस खरीद सकते थे, बट आज के टाइम पे हम लोग 100 रुपए से 3 kg राइस खरीदेंगे। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कि प्राइस राइस की वजह से हमने पैसे की वैल्यू खो दी और परचेसिंग पावर नीचे गिर गई। सेम पैसे में हम लोग जब ज्यादा सामान खरीद पाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि मनी की वैल्यू बढ़ रही है या फिर आपकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है। यहाँ पे देखो पैसा सेम है बट गुड्स और सर्विस की क्वांटिटी कम हो गई, तो हम लोग इस चीज को बोलते हैं वैल्यू ऑफ मनी का नीचे गिर जाना। अगर हम लोग आगे देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन को पढ़ने जा रहे हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर से स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन, ये जो सवाल है बोर्ड आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ ले रही है। अब इसके अंदर हम लोग ध्यान देते हैं, कांस्टेंट राइज इन प्राइस, लगातार राइज बढ़ते रहना चाहिए तभी आप उस चीज को इन्फ्लेशन के अंदर काउंट करोगे। द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस कीप इंक्रीजिंग, मैंने समझा दिया है। प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर, हमारे देश के अंदर 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। सारे सेक्टर के अंदर सारी चीजों का प्राइस बढ़ते रहेगा तभी हम लोग बोलेंगे कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई है। डिक्रीज इन परचेसिंग पावर, दाम इतना बढ़ जाना चाहिए कि हमारी औकात से बाहर जाने लगे वो गुड्स और सर्विस। एज प्राइस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी फॉल, प्राइस इंक्रीज होगा तो मनी की जो वैल्यू है वो नीचे गिर जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग कम चीजों को बाई कर पाएंगे सेम अमाउंट में। हमने पीछे पढ़ा हुआ था, चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे 1 रुपए की 4 पानी पूरी मिल जाती थी। आज अगर आपको 4 पानी पूरी खानी है तो आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि मनी की वैल्यू गिर जाना और आपकी परचेसिंग पावर नीचे गिर जाना। तो जब भी प्राइस राइज इन्फ्लेशन आएगा तो मनी की वैल्यू जो है वो नीचे गिर जाएगी, जिससे परचेसिंग पावर भी नीचे गिरेगा। राइज आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, समझाता हूं इसको। When all resources are already in use, extra demand only increase price, not production. आपको बहुत प्यार से मैं समझाता हूँ। मान लो कि हमारे पास 2 kg वीट है, हम लोगों ने 2 kg वीट से 2 kg बिस्किट बना लिया। अब ये जो बिस्किट हम लोग बना रहे हैं इसके अंदर देश की सारी मशीन और सारे रिसोर्स, साथ साथ में सारे ह्यूमन भी इन्वॉल्व हो गए। कितना वीट था हमारे पास, 2 kg, कितना बना रहे हम लोग उससे, 2 kg वीट। अब इसके ऊपर भी अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो हम लोग प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 kg वीट ही पड़ा हुआ है। 2 kg वीट से 2 kg बिस्किट बनाया, इसके ऊपर अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो प्रोडक्शन के अंदर हम लोग इंक्रीज नहीं ला पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्राइस राइज होने लगेगा। तो इसी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि when all resources are already in use, extra demand only increase price, not production. सारी चीजें इस्तेमाल में हैं, उसके बाद भी अगर लोग डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमारे पास उतना सामान ही नहीं है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपने 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना है उसको जान लिया। अब आगे देखते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। बोर्ड यहाँ से भी आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ लेगी, ये क्या है उसको समझते हैं। Suppressed inflation occur when the government artificially control the price of goods and service even though there is pressure for price rise. यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूँ, देखो फिर ये चीज समझ में आएगी। If the price of sugar should naturally rise from 50 to 70 per kg due to shortage, मान लो कि हमारे देश में गन्ने की खेती नहीं हो पाई, जिसकी वजह से गन्ने की शॉर्टेज हो गई, तो अब क्या हो रहा है कि जो शुगर का दाम है, जो चीनी का दाम है, वो 50 रुपए से 70 रुपए हो गया। एक्चुअल में शुगर का दाम कितना हो गया, 70 रुपए। आगे देखते हैं, बट द गवर्नमेंट फिक्स द मैक्सिमम प्राइस एट 55, देन इन्फ्लेशन इज सप्रेस्ड, नॉट विजिबल बट
प्रेजेंट। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि अगर 55 रुपए में हमारे देश में चीनी नहीं बिक पाएगी तो हमारे देश के बहुत सारे लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। तो प्राइस कितना रखोगे आप? 55। एक्चुअल में कितना है? 70। कितने रुपए से हमने दबा के रखा हुआ है? 15 रुपए से। समझ में आया? एक्चुअल में प्राइस ज्यादा होती है, बट गवर्नमेंट अपने रूल से, अपने रेगुलेशन से, अपने कंट्रोल से उस प्रोडक्ट और सर्विस का दाम नीचे करके रखती है। इस केस में शुगर की कीमत हो गई थी 70 रुपए, बट बिक कितने का रहा है? 55 रुपए का। तो जानबूझ के जब हम लोग प्राइस को दबाते हैं तो इस इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। वही तो लिखा हुआ था कि सप्रेस्ड इन्फ्लेशन ऑकर व्हेन द गवर्नमेंट अपने आप क्या कर रही है? प्राइस को कंट्रोल कर रही है गुड्स एंड सर्विस के। इवन दो प्राइस ज्यादा है बट हम लोग दिखा नहीं रहे हैं कि प्राइस ज्यादा है। इसको हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं हिडन और सप्रेस्ड। क्या बोला हमने? हिडन और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड तो लिखा हुआ है, यहाँ पे हिडन वर्ड नया आया। तो हिडन इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन दोनों एक ही है। अब ये किन किन कारणों से होता है? तो यहाँ पे मैंने छोटा सा लिख दिया है, प्राइस कंट्रोल, रेशनिंग, सब्सिडी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब आप बोलोगे भैया ये समझाओ, अभी आपके बुक में और बोर्ड ने कभी इनको डिटेल में नहीं पूछा तो मैं नहीं समझाता हूं, जितना लिखा है उतना देख लो, काफी है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगी, व्हाट आर द रीजन अफेक्टिंग इन्फ्लेशन? कौन कौन से रीजन की वजह से इन्फ्लेशन इफेक्ट होता है? तो यहाँ पे मेनली 2 ही रीजन होता है, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आप 2 मार्क्स के अंदर इतना लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया इतने से मार्क्स नहीं मिलेगा तो आप क्या करना, यहाँ पे आप इन्फ्लेशन की मीनिंग को ऐड कर देना, इन्फ्लेशन की मीनिंग, और ये 3 लाइन, आपका 2 मार्क्स पूरा मिलेगा आपको। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। इस डिमांड को हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। इस सेक्शन से बोर्ड आपको 2-2 मार्क्स से सवाल पूछेगी। स्टेट द कॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स, मतलब स्टेट द कॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स, डिमांड क्यों बढ़ रही है गुड्स के, उसके रीजन बताने हैं। व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन विथ एन इलस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल। ये दोनों सवाल हैं। ये दोनों सवाल के लिए ये जो लाइन है ये कॉमन है, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। पढ़ते हैं इसको। When people demand for goods and service become higher than what is available in the market, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक फैक्ट्री है, वो कितना 1000 बाइक्स बना रहा था, 10,000 बाइक्स एक महीने में बना रहा था। अचानक से क्या हुआ, इफ पीपल सडनली वांट टू बाई 1500 बाइक बट द सप्लाई रिमेन 1000, देन सेलर रेज प्राइस ड्यू टू हायर डिमांड। एक फैक्ट्री है, उसकी कैपेसिटी है कि महीने में वो 1000 बाइक्स ही बना सकता है और इतनी ही बाइक्स लोग खरीदते थे, बट अचानक से लोग बोले कि अब हमको 1500 बाइक चाहिए। तो वो फैक्ट्री वाला बोला भैया हम 1500 बाइक्स नहीं बना सकते हैं। तो वो फैक्ट्री वाला क्या करेगा, वो दाम बढ़ा देगा। जितनी डिमांड है अगर उतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ऑटोमेटिकली गुड्स एंड सर्विस की प्राइस बढ़ जाएगी और हम लोगों को ये इन्फ्लेशन की तरफ लेकर जाएगी। अब यहाँ पे मैचलब जो भी है, इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी है वो मैंने लिख दिया है ताकि आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉज इन्फ्लेशन। बहुत सारे पैसे से जब हम लोग थोड़ा सा सामान खरीद पाएंगे तो हम लोग इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ है, बहुत सारे पैसों से जब आप थोड़ा सा सामान खरीद के लेके आओगे तो हम लोग उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन था वो अब आपको समझ में आएगा। व्हेन पीपल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस बिकम हायर, इंसान के डिमांड गुड्स और सर्विस की हायर है, जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उससे ज्यादा। कितनी बाइक चाहिए थी? 1500, मार्केट में कितनी अवेलेबल है? 1000। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस राइज आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन 3 है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, मनी के सप्लाई बढ़ने से भी इन्फ्लेशन आता है। ऐसा समझो कि गवर्नमेंट ने हम सबको पैसा बांट दिया है, हम सबके हाथ में बहुत ज्यादा इनकम या पैसा आ गया है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा। अब कैसे आएगा उसको समझते हैं। When more money is available in the economy, people spend more. आप और मेरे पास जब ज्यादा पैसा होगा तो क्या हम लोग ज्यादा खर्चा करेंगे? हाँ, हम लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। बट इफ गुड्स आर शॉर्ट, सप्लाई प्राइस राइज। बट जो गुड्स की सप्लाई है वो शॉर्ट है तो प्राइस राइज होगा। बहुत ध्यान से एग्जांपल समझना। इफ एवरीवन गेट अ बोनस, दिवाली के अंदर सबको बोनस मिलता है। एट द सेम टाइम पीपल बाई मोर टीवी बाइक्स बट शॉप हैव लिमिटेड स्टॉक, प्राइस गोज अप। आप सबको पता है
कि दिवाली के टाइम पे हम सबको बोनस मिलता है। जब हम सबको बोनस मिलता है तो हम लोग दिवाली के अंदर बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। जैसे आप मान के चलो कि मेरे पापा हैं, मैंने बोला पापा मुझे फोन दिला दो, पापा ने बोला बेटा जब मेरा दिवाली में बोनस आएगा ना तब मैं तुझे फोन दिला दूंगा। ऐसे कितनों के पापा ने बोला होगा कि बेटा जब दिवाली में बोनस आएगा तो मैं तुझे फोन दिला दूंगा। तो दिवाली के टाइम पे मनी की सप्लाई बढ़ी, किस फॉर्म में बढ़ी? बोनस के फॉर्म में। कंपनी ने सबको बोनस दे दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि मनी की सप्लाई बढ़ गई। जब मनी की सप्लाई बढ़ गई तो सारे लोग गए टीवी खरीदने, फ्रिज खरीदने, पर दुकान के अंदर अचानक से टीवी और फ्रिज का स्टॉक बढ़ नहीं जाएगा, तो दुकानदार क्या करेगा? प्राइस राइज कर देगा, मतलब महंगा बेचने लगेगा। तो इससे क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है। अब समझ में आया कि मनी की सप्लाई बढ़ने से कैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा? बोनस क्या था? मनी की सप्लाई थी। जब बोनस आया तो सब लोग जाके सब सामान खरीदने लगे, पर दुकान के अंदर उतना सामान अचानक से नहीं बढ़ सकता है, तो क्या बढ़ेगा? प्राइस बढ़ेगा। तो क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। आगे, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा करने लग रही है, इससे भी प्राइस राइज आता है। एग्जांपल देखते हैं, व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन बिल्डिंग रोड, हॉस्पिटल एंड प्रोवाइड जॉब पीपल, इनकम राइज। मान लो जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी, किसके लिए करेगी? रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, और लोगों को जॉब देगी, जिससे क्या होगा? ये तीनों कंडीशन की वजह से इंसान की इनकम बढ़ जाएगी। जब इंसान ज्यादा कमाने लगेगा तो वो चीजों की डिमांड करने लगेगा, जिसकी वजह से प्राइस राइज हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, द गवर्नमेंट लॉन्च अ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट एक स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। लोकल वर्कर को काम मिला, कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला, अब ये सारे लोग ज्यादा पैसा कमाने लगे। जब सारे लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे तो सारे लोग डिमांड करेंगे, किसकी? फूड की, क्लोथ की। मान लो मैं 5,000 रुपये कमाता हूँ तो मैं 2 जोड़ी कपड़े खरीदता हूँ। अब गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी बनाया तो मुझे वहां पे एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम मिल गया। अब मैं कमाने लग रहा हूँ 15,000 रुपये। तो जब मैं 15,000 रुपये कमाऊंगा तो मैं 4 शर्ट खरीदूंगा। पहले मैं 5,000 रुपये कितना खरीदता था? 2 शर्ट। अब 15,000 रुपये में कितना शर्ट खरीद रहा हूँ? 4 शर्ट। तो ये जो मेरी 5,000 से 15,000 की इनकम बढ़ी, वो किसकी वजह से बढ़ी? गवर्नमेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट सिटी बनाया जहां पे मुझे कॉन्ट्रैक्टर का काम मिला और जिससे मेरी इनकम बढ़ गई। तो आपको ये याद रखना होगा कि गवर्नमेंट जब स्पेंड कर रही है तो लोगों को काम मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ेगी। उनकी डिमांड जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से देश के अंदर फूड हो गया, क्लोथ हो गया, शूज हो गया, व्हीकल हो गए, ये सारी चीजों की सप्लाई नहीं बढ़ सकेगी। तो क्या होगा? प्राइस राइज, जिसकी वजह से हम लोग इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। ओवर पॉपुलेशन, ये तीसरा कारण है डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने का। When the population grow faster than goods and service, demand increase। मान लो देश के अंदर 100 लोग पैदा हो गए और कपड़े सिर्फ 10 हैं, तो लोग ज्यादा पैदा हो गए, गुड्स की जो सप्लाई है वो ज्यादा नहीं बढ़ी, तो इससे क्या होगा? प्राइस में इंक्रीज आ जाएगा। अब जो लोगों के पास पैसा है वो मुंह मांगी कीमत पे उस कपड़े को खरीदना चाहेंगे, तो क्या हो रहा है? प्राइस राइज हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इन क्राउडेड सिटी मोर पीपल लुक फॉर रेंटेड हाउस, बट द नंबर ऑफ हाउस इज लिमिटेड, रेंट प्राइस इंक्रीज। हम लोग मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ये सारे जगहों पे देखते हैं ना कि प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मान लो कि वहां पे 100 रूम है और रहने वाले 1,000 लोग हैं। पॉपुलेशन कितने की है? 1,000 की। रूम कितना है? 100। इसकी वजह से वहां पे रेंट हो, प्रॉपर्टी हो, इसके दाम महंगे हैं। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा है, चीजें कम है, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जब डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो चीजें महंगे पे मिलेगी। 1,000 लोग पे आप 100 ही रूम दे रहे हो, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से प्राइस राइज हो रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप ओवर पॉपुलेशन में लगा सकते हो कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी और उसके अगेंस्ट में गुड्स और सर्विस ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, जिसकी वजह से सप्लाई अगर नहीं बढ़ पाया तो प्राइस ऊपर जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी है। अब हम लोग फोकस करने वाले हैं इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से किस तरीके से इन्फ्लेशन आ रहा है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इस सेक्शन से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ रही है, व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, व्हाट इज अदर नेम। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो अदर नेम है वो है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का दूसरा नाम क्या है? सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है क्या। व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स राइज, सेलर इंक्रीज प्राइस। एग्जांपल देख लेते हैं,
रॉ मटेरियल बिकम कॉस्टली, वेजेस ऑफ वर्कर इंक्रीज, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज। मैं बहुत प्यार से आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी मान लो कि मेरे पास एक शूज़ है, वो शूज़ को मैं बनाता था, मुझे उसका जो भी मटेरियल है वो पड़ता था कितने रुपए का, 400 रुपए का। और एक 400 रुपए के शूज़ बनाने के लिए मुझे 100 रुपए वेजेस देना पड़ता था और इलेक्ट्रिसिटी भरनी पड़ती थी 20 रुपए की और ट्रांसपोर्ट का खर्चा मेरा जाता था 30 रुपए का। टोटल कितना हो गया, 400, 500, 550। मेरा एक शूज कितने में बन गया, 550 का। अब यहाँ पे देखो, ये जो मटेरियल का कॉस्ट है वो 400 से हो गया, यहीं पे लिखता हूँ 500 का। जो वेजेस था अब वो 150 रुपए पे पहुंच गया। जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट था वो 40 रुपए पे पहुंच गया अब। और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 60 रुपए हो गया। अब देखते हैं टोटल कितना हो रहा है, 500, 600, 650 और 650, ये 40 में गिन लूंगा तो 690, 690, 700, 750। जब ये सारी चीजों का दाम बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट भी बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा तो फाइनल चीज का भी दाम बढ़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हम लोग जो भी चीजें बना रहे हैं उसको बनाने में अगर ज्यादा पैसा खर्चा होगा तो कौन सा इन्फ्लेशन आएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इफ द फ्यूल प्राइस राइज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज, सो द प्राइस ऑफ वेजिटेबल एंड गुड्स आल्सो इंक्रीज। अब देखो, पेट्रोल का अगर दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा जिससे हमको वेजिटेबल्स और सारी चीजें महंगे मिलेगी। ये मैंने आपको पीछे समझा दिया। अभी इसी टाइप की इन्फ्लेशन को हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि आप लिखोगे क्या और किस तरीके से, वो देख लो। तो 2 मार्क्स के लिए आप इतना लिखोगे, आपका आंसर हो जाएगा पूरा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अदर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इसको समझते हैं हम लोग बहुत ध्यान से। पहला है टैक्सेशन पॉलिसी। व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स ऑन गुड्स, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस गो अप। अगर गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर टैक्स बढ़ा देगी तो वो प्रोडक्ट और सर्विस महंगा मिलने लगेगा। एग्जांपल देखो, अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया मोबाइल के ऊपर, 12% से 18% कर दिया, तो पहले जब 12% था तो हमको फोन मिल जाता था 10,600 रुपए का। अब जब 18% हो गया तो हमको फोन कितने का मिल रहा है, 11,200 रुपए का। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो भी प्रोडक्ट और सर्विस के दाम बढ़ेंगे, तो भी इन्फ्लेशन आएगा देश के अंदर। तो ये पहला हो गया टैक्सेशन पॉलिसी वाला। अब है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। बहुत ध्यान से समझते हैं। When import goods like crude oil, machinery or electronic parts become costly, all other price increase too. Example देखो, if the crude oil price from $80 to $100 पर बैरल। मान लो कि इंटरनेशनल मार्केट में, मान लो दुबई के अंदर जो तेल है, पहले हम लोगों को एक ड्रम 80 रुपए का मिल जाता था, अब हमको मिल रहा है 100 रुपए का। तो अगर पेट्रोल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा तो क्या वो इंडिया में बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। जब 80 रुपए का हम लोगों को दुबई से तेल मिल रहा था एक ड्रम, तो हम लोग 100 रुपए में अपने देश में बेचते थे। अब दुबई वालों ने हमको एक ड्रम ऑयल $100 का दिया, तो हमारे देश में अब 1 लीटर पेट्रोल 115 रुपए का मिलेगा। तो ये हो गया प्राइस ऑफ इंपोर्ट। अगर बाहर देश में ही इंपोर्ट करने वाला सामान महंगा है तो इंडिया में आके भी महंगा ही हो जाएगा। स्कैरसिटी, when there is a shortage of goods due to drought, flood or power cut, supply falls, price shoot up. एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगा। If heavy rain damage crop, tomato price may rise from 40 to 120 in just a few weeks. मान लो कि बहुत बारिश हुई इस साल देश में, 2025 के अंदर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस साल तो सच में इंडिया में बहुत बारिश हुई। तो मान लो कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से जो भी देश के अंदर टमाटर उग रहे थे वो बर्बाद हो गए। तो क्या हो गया, टमाटर का स्कैरसिटी हो गया, टमाटर की कमी हो गई। तो अब जो टमाटर 40 रुपए का मिलता था हमको कितने का मिलेगा, 120 रुपए का। तो किसी भी कारण की वजह से, अब वो कारण क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, पावर कट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। मतलब पहले जहां 10 किलो टमाटर उगता था अब 2 किलो उग रहा है, तो वो टमाटर जो 40 रुपए का मिलता था कितने का मिलेगा, 120 रुपए का। तो किसी भी चीज की अगर स्कैरसिटी क्रिएट होगी तो प्राइस अपने आप उसका राइज हो जाएगा और हम लोग इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको प्राइस राइज और इन्फ्लेशन का सारा चैप्टर खत्म करवा दिया। कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको मिलूंगा चौथे चैप्टर को समझाते हुए।